Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। मैं इस वक्त लाइव हूं आपके साथ गुजरात में अहमदाबाद से। यहां पर कल दूसरे चरण का मतदान होना है। आज दिन भर बहुत अजीब सी शांति रही क्योंकि 2 महीने के तूफानी प्रचार के बाद आज कोई भी नेता रैली नहीं कर सका। लेकिन एक इंटरव्यू को लेकर जरूर विवाद छिड़ा हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई जो पटेलों से जुड़ी हुई है, जो हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई है। हार्दिक पटेल के पूर्व साथी और सबसे ज्यादा वक्त तक उनके साथ रहने वाले, जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगा है, जो हार्दिक के साथ जेल भी गए, वो दिनेश बांबनिया ने इल्जाम एक और बड़ा लगा दिया है हार्दिक के ऊपर। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल ने गुपचुप तरीके से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ मुलाकातें की हैं और उस मुलाकात में ये डील पूरी तय हुई कि किस तरीके से पास, जो कि PAS जो कि हार्दिक का संगठन है, वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाला है। उसमें काफी ज्यादा लेन देन की बातें भी की गई और उसी डील के बाद ये तय हो पाया कि हार्दिक पटेल के चुनाव प्रचार कांग्रेस के लिए होने वाला है, बीजेपी के खिलाफ में होने वाला है। तो आखिरकार जब ये हार्दिक पटेल से जवाब पूछा गया कि क्या वो रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी से मिले थे, तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। वो उल्टा इस बात को टाल गए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरे ऊपर इल्जाम लगे कि मैं पाकिस्तान के नेताओं से मिला हूं। तो इस अंदाज में आज का आखिरी दिन रहा वोटिंग के पहले का। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभी भी आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को पॉइंट स्कोर करने में कसर नहीं छोड़ने देना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर हम आज का ये बड़ा डिबेट कर रहे हैं। हम तो पूछेंगे कि गुजरात में इस गुप्त मीटिंग की क्या जरूरत थी। गुजरात चुनाव में आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों उछाला गया। कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिनको आज हम इस डिबेट में उठाना चाहेंगे। उन सवालों को आपके सामने रखता हूं। हम आज इस डिबेट में पूछेंगे कि आखिरकार हार्दिक के तमाम पूर्व साथी जो कल तक उनके साथ थे, वो आज ये आरोप लगाते हैं, तो क्या वो आरोप ठीक है? उन आरोपों को ठीक मानना चाहिए। करीब 9 बड़े साथी हार्दिक का साथ छोड़ चुके हैं। हम आज ये भी पूछेंगे अपने सवाल नंबर 2 में, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि क्या हार्दिक के पूर्व साथी ये तमाम इल्जामात हार्दिक के ऊपर बीजेपी के इशारे पर लगा रहे हैं? क्या तमाम बीजेपी का कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है? हम ये भी पूछेंगे आज के तीसरे और महत्वपूर्ण पड़ाव में, आज के सवाल में, कि क्या हार्दिक पटेल और रॉबर्ट वाड्रा के बीच कोई मुलाकात हुई तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम खुलेआम मीटिंग करते हैं, खुलेआम हमने तमाम गठबंधनों की घोषणा की, जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक को साथ लिया, तो फिर ऐसी कोई अगर मीटिंग हुई है तो उसके बारे में आज दिन भर चुप्पी क्यों साधी रखी गई, क्यों साफ साफ नहीं कर दिया गया। इसी मुद्दे पर आज का हम तो पूछेंगे। लेकिन दिन भर का घटनाक्रम देखिए, उसके पहले गुजरात चुनाव में गुप्त मीटिंग क्यों? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गुजरात चुनाव में गुप्त बैठक क्यों? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहाँ से एयरपोर्ट से जो गए थे और हार्दिक ने अपने मुंह से कमेटी को बताया है कि मैं रॉबर्ट वाड्रा से मिला, मेरी जो बातचीत थी वो खत्म हुई। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो ताजमहल में भी मुलाकात हुई थी, 2 बार दिल्ली में मुलाकात हुई, और सभी मुलाकात छुपी छुपी से क्यों होती है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। अब जो नया नाम आया, ये कहा जा रहा है कि आप रॉबर्ट वाड्रा से भी मिले थे। क्या मिले थे? 10 दिन के बाद आएगा, नवाज शरीफ से मैं मिला था या फिर दाऊद के आदमियों से मैं मिला था। राहुल गांधी जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल की एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हार्दिक और कांग्रेस पर गलत बयानी का आरोप लगा था। गुजरात चुनाव से ठीक पहले ये सवाल उठा कि राहुल से हार्दिक की मुलाकात की बात क्यों छुपाई जाती रही, जबकि तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। अब हार्दिक के ही साथी रहे और पाटीदार आंदोलन के नेता दिनेश बांबनिया ने नए दावे कर सनसनी फैला दी है। बांबनिया का दावा है कि हार्दिक राहुल से मिलते रहे और राहुल ही नहीं, उनके जीजा से भी हार्दिक की मुलाकात हुई, वो भी छुप छुप कर।
देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहाँ से एयरपोर्ट से जो गए थे और हार्दिक ने अपने मुंह से कमेटी को बताया है कि मैं रॉबर्ट वाड्रा से मिला, मेरी जो बातचीत थी वो ख़त्म हुई। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो ताजमहल में भी मुलाकात हुई थी, 2 बार दिल्ली में मुलाकात हुई, और सभी मुलाकात छुपी छुपी से क्यों होती है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। इस सवाल ने गुजरात के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले खलबली मचा दी है। दिनेश बंबानिया के आरोप अगर सही हैं, तो सवाल उठता है कि हार्दिक पटेल ने राहुल और रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात क्यों की? रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात की वजह क्या थी? हार्दिक ने गुपचुप तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात क्यों की? इन नेताओं के बीच पाटीदार आरक्षण पर बात हुई या किसी और मुद्दे पर? इन सवालों के जवाब हार्दिक दे सकते थे, लेकिन इस पर दो टूक कुछ बोलने की जगह हार्दिक ने टाल मटोल का रवैया अपनाया। अब जो नया नाम आया, ये कहा जा रहा है कि आप रॉबर्ट वाड्रा से भी मिले थे, क्या मिले थे? 10 दिन के बाद आएगा, नवाज शरीफ से मैं मिला था या फिर दाऊद के आदमियों से मैं मिला था। इन सवालों के सामने आने के बाद पाटीदार आरक्षण पर हार्दिक की नीयत को लेकर सवाल खड़े होने लगे। दिनेश बंबानिया का दावा है कि कांग्रेस ने पाटीदार आरक्षण के नाम पर समाज को धोखा देने का काम किया है। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो बात तय हुई थी वो बात को ये लोग मुकर गए हैं। 4 तारीख को इन लोगों ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो में उसने बात चेंज कर दिया, तो मैंने 5 तारीख को उसका कांटेक्ट किया था, उसने 8 तारीख सुबह तक ये फैसला नहीं सुनाया, इसलिए मुझे 8 तारीख को प्रेस करनी पड़ी। मीटिंग तो वही करने जाते थे और कमेटी के मैंने उनको मेंबर बनाया था कि आप जाओ मीटिंग करने के लिए। हार्दिक पटेल तो कहीं गया ही नहीं, और हार्दिक पटेल गया हो ऐसा आपके पास तो वीडियो होना चाहिए ना। पाटीदार आरक्षण पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुछ भी बोलने से बचते रहे। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल से सवाल किया गया तो उन्होंने माइक का मुंह दूसरे नेता की ओर घुमा दिया। हमारा मैनिफेस्टो इस मामले से बड़ा क्लियर है। चलाती थी आप मामले पर बोले। हार्दिक के साथियों को कांग्रेस की नीयत पर शक और हार्दिक के कांग्रेस प्रेम पर ऐतराज है। किसी का भी हाथ पकड़ ले और किसी का भी समर्थन कर ले बिना रीजन, ये हमें मंजूर नहीं है। 186 थे टोटल, 174 बचे हैं, सिर्फ 14 लोग गए, उसमें कुछ नहीं होता। साथियों के साथ छोड़ने पर हार्दिक का गणित ठीक नहीं। जिस तेजी से हार्दिक का साथ छोड़ने वालों की तादाद बढ़ी है वो बहुत कुछ कहता है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या पाटीदार आरक्षण पर हार्दिक ने अपने पुराने सहयोगियों को धोखा दिया? मैं आज का सवाल फिर दोहरा देता हूं कि क्या पाटीदार आरक्षण पर हार्दिक ने अपने पुराने सहयोगियों को धोखा दिया है? अगर आपको लगता है हां तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब आप हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #सीक्रेट, इस पर भी आप अपने जवाब हमको लिखकर भेज सकते हैं। आज के दोनों हैशटैग आपके सामने स्क्रीन पर है, #HTP और #सवालों में सीक्रेट मीटिंग। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल सुझाव मुझको भेजिए। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गंवाए। जो खास लोग हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं ठीक चुनाव शुरू होने के 12 घंटे पहले। इसमें सबसे पहले मेरे साथ निखिल सवानी हैं, जो कि हार्दिक के साथी हैं, पास के प्रवक्ता हैं। निखिल का मैं स्वागत करता हूं। चिराग पटेल मेरे साथ हैं। चिराग हार्दिक के पुराने साथी हैं, अब हार्दिक का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इंदौर से मेरे साथ हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जाने माने देश के शेष नारायण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, नोएडा स्टूडियो से। मेरे साथ अश्विन पटेल हैं, एक और हार्दिक के साथ इस लड़ाई को शुरुआत करने वाले पाटीदार आरक्षण की, वो मेरे साथ जुड़े, लेकिन अश्विन अब हार्दिक के सख्त विरोधी हैं। और सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कुछ ही देर में मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत करेंगे। लेकिन मैं सवालों का सिलसिला सबसे पहले अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं। हम आगे बढ़े उसके पहले ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि जो इल्ज़ाम लगाया दिनेश बांबनिया ने, क्या वो जायज़ है?
क्या रॉबर्ट वाड्रा को भी गुजरात चुनाव में दिलचस्पी है? क्या राहुल गांधी के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ हार्दिक की कोई मुलाकात हुई है? आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं अभय जी? जी, माथे पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, ईश्वर कसम बताओ हमें माजरा है क्या? समूची भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां ये हो गई। किसी दिन साहस करके देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए, प्रधानमंत्री जी दिसंबर 2012 में आपने चुनावी सभा में क्या आरोप लगाया कि जरदारी पाकिस्तान के प्रमुख अजमेर शरीफ के दर्शन करते हैं, मनमोहन सिंह जी और जरदारी साथ भोजन करते हैं और कच्छ और सिंध से लगी भारत की सीमा को पाकिस्तान को सौंपने का मसौदा तैयार कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं हैरान हूं जी, ये कैसे कर दिया? फिर प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप ही के कार्यकाल में बताया गया। एक मिनट सुमित जी, आपका तो नाम ही अभय, मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा है, नहीं था, मेरा सिंपल सा सवाल पूछा है, आप हाँ या ना बोलिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं ना। प्रतिशोध की आग में भारतीय जनता पार्टी जलेगी। सुमित जी, प्रश्न आज ये किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, 14 पाटीदार समाज के युवाओं के सीने में गोली मार दी, आपकी सहमति थी? यही मेरा सवाल है आपसे। अभय दुबे, आप लगातार मेरे सवाल को डॉज कर रहे हैं। अभय दुबे, आप लगातार मेरे सवाल को डॉज कर रहे हैं। अभय दुबे, मैं इसको नहीं चलने दूंगा। नहीं नहीं अभय भाई, नहीं अभय भाई, बिल्कुल नहीं। इन 14 दिवंगत पाटीदारों के घर पे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी 1.5 महीने से लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात के, एक भी परिवार से क्यों नहीं मिले आके? मैंने आपसे पूछा, आपको जवाब देना चाहिए। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल के बैसाखी के सारे राहुल गांधी अपनी नाव नैया पार करना चाह रहे हैं। एक भी घर में राहुल गांधी गए? एक भी परिवार से मिले? किससे मिले, कब मिले, नाम बताइए मुझे आप। सरदार पटेल की विरासत का समाज है, किसी की बैसाखी का क्या की शब्दावली हमको उसके लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। खुददार है वो, हमारी आस्था पूरी नहीं, मैं पाटीदार समाज के लिए बैसाखी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में ही नहीं आया है भाई, आप समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं। बैसाखी का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया गया, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षता को बचाए रखने और चमकाने के लिए आप पाटीदार समाज और हार्दिक पटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से उस पर लौट रहा हूं। क्या हार्दिक के साथ मुलाकात हुई थी? क्या रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात हुई थी? हां या ना? राष्ट्रीय टीवी पर है, देश आपको देख रहा है भाई। देखिए सुमित जी, इस देखिए आप एक विद्वान मूर्धन्य पत्रकार हैं और वकील होने की विद्वत्ता भी रखते हैं। 2 ही लोग इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं, जिसमें से हार्दिक पटेल ने साफ कहा अभी आपके कैमरे पर कि इस प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई, और यह भी कहा कि ये भी आरोप लगा देंगे कि नवाज शरीफ कांग्रेस की लाइन, कांग्रेस के प्रवक्ता की लाइन, अभय दुबे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की औपचारिक लाइन में जानना चाहता हूं, क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के साथ हार्दिक की मुलाकात हुई या नहीं हुई? और रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस में किसी भी पद पर आसीन नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की अधिकृत लाइन का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न व्यक्तिगत दोनों हार्दिक पटेल और रॉबर्ट वाड्रा जी का है। आपने हार्दिक पटेल जी से पूछ लिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। मैं एक बात आपके सम्मुख करोड़ दर्शक से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रामक प्रचार कर रही कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता, या हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा। देश के विद्वान मुख्यमंत्री और एक वकील को मैं बताता हूं, रॉबर्ट वाड्रा का क्या कद है, क्या पद है, हम सब जानते हैं। आप जवाब मत दीजिए उनके बिहाफ पर, लेकिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर चुनाव प्रचार करते देखा है, कवर किया है। आप माने ना माने, रॉबर्ट वाड्रा परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनका बचाव करें या ना करें, या पार्टी की लाइन हो सकती है, आपकी लाइन हो सकती है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें कौन इनकार करता है? लेकिन कांग्रेस मुलाकात क्यों हुई? फिर दिनेश बांबनिया ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों लिया? दिनेश बांबनिया अगर बीजेपी के इशारे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप दिनेश बांबनिया को क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? क्यों दिनेश बांबनिया को आप लोग एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए
सुमित जी, हम तो नितिन पटेल पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा इसलिए नहीं करना चाहते कि पटेल समाज के उन युवाओं पर बहुत सरकार ने दबाव डाला है आज भी, और आज भी वो किस परिस्थिति में आकर वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दे रहे हैं हम जान सकते हैं, क्योंकि वो समाज आहत है। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। देखिए, बैकवर्ड क्लास 30%, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 10%, डिनोटिफाइड कम्युनिटी 10%, शेड्यूल क्लास 15%, अनूर्थैयार कम्युनिटी 3% और शेड्यूल ट्राइब 1%, 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में है। इच्छा शक्ति का प्रश्न है, सरकार बनने दीजिए, हम उसको चरितार्थ करके सुधांशु जी जवाब दीजिए। पार्टी ने जो देश से वादा सुधांशु जी जवाब दीजिए। इच्छा शक्ति की बात है, बीजेपी ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, कांग्रेस इच्छा शक्ति दिखा रही है, पाटीदारों को आरक्षण देगी, यही मोटे मोटे तौर पर अभय दुबे कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये इतने लंबे समय शासन में रह के विकास की इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए कि आज 70 साल बाद देश में कोई पिछड़ा नहीं होता या आरक्षण की सीमा पार करने की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। ये तमिलनाडु का जो निर्णय है ये उस जमाने का है जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में इंफ्रिंजमेंट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अरे ये बताइए, संविधान में 3 ही प्रकार के अधिकार तो हैं आरक्षण के लिए, SC, ST या OBC। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो ये चौथी कौन सी आप कैटेगरी निकाल देंगे जिसके तहत आप आरक्षण देंगे? यह यक्ष प्रश्न का जवाब सिर्फ कपिल सिब्बल या कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। दूसरी बात मैं कहता हूं, आज पाटीदारों के प्रति बड़ा मोह आपके मन में उत्पन्न हुआ है। 22 साल पहले पाटीदार पटेल समुदाय को ही तो किनारे करने के लिए आपकी सरकार ने और आपकी गुजरात के मुख्यमंत्री ने खाम दिया था। और सरदार पटेल जी के बारे में क्या हुआ हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं, उसके हम विषय जाना नहीं चाहते। सवाल जानते हैं क्या है सुमित जी? आज कोई घटना होती है तो सवाल का जवाब देने के बजाय कांग्रेस पार्टी कहती है सवाल क्यों पूछा गया? मणिशंकर अय्यर के घर पे मीटिंग हो रही है जी, तो इसमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई बोलने की बजाय ये प्रश्न क्यों उठाया गया? रॉबर्ट वडेरा और इनकी मुलाकात होती है, ये मुलाकात की सवाल क्यों उठाया जा रहा है? इससे पहले याद करिए राहुल गांधी और हार्दिक पटेल की मुलाकात हुई थी, तो ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? तो सवाल ये है कि लगातार आप, और एक तीसरी बात, अभय दुबे जी ने कहा कि रॉबर्ट वडेरा जी, अरे भाई अभय दुबे जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अब मुझे बोलने दीजिए। सुमित जी, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, रॉबर्ट वड्रा जी के बारे में आपने कहा वो एक प्राइवेट सिटीजन है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी विनम्रता से अभय जी आपसे कहता हूं, यदि वो प्राइवेट सिटीजन हैं तो उनके विषय को डिफेंड करने के लिए मुसलसल कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मंत्री और प्रवक्ता क्यों आते थे? नंबर 2, उससे बड़ी बात, भाई हम लोग जब जाते थे एयरपोर्ट में तो VIP लॉन्ज में लिस्ट में क्या लिखा रहता था? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब, और नीचे श्री रॉबर्ट वडेरा। तो भाई श्री रॉबर्ट वडेरा इतने कॉमन मैन थे क्या? तो इसलिए कांग्रेस का ये बचकाना तर्क लगता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। सुमित जी, अभय जी 20 सेकंड मेरी बात। अरे आपने SPG का एक पढ़ा है, 20 सेकंड स्पेशल देखिए सुमित जी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एक्ट अगर पढ़ा होता सुधांशु जी ने तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारों को जो जहां लगता है वहां पर संवैधानिक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। SPG सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार को हाँ, इसीलिए कहा, सुन लीजिए। लेकिन परिवार के सदस्यों को आधार बनाकर बेबुनियाद तरीके से प्रतिशोध की आग में जलकर अगर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कुचेष्टा करेंगे तो प्रश्न तो खड़े किए जाएंगे। आज गुजरात का प्रश्न क्या था सुधांशु जी बताइए? क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गुजरात एकमात्र राज्य है जहां पर वनाधिकार अधिनियम 2006 जिसके रूल्स 2008 में फ्रेम हो गए थे, आदिवासियों को वनाधिकार अधिनियम के पट्टे नहीं दिए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद 1,05,000 पट्टे 9 सालों से पेंडिंग है। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गुजरात में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 के आधार पर 40-40 हजार हेक्टेयर भूमि किसानों की लेकर 5 मुट्ठी भर लोगों को सौंप दी गई? देश का एकमात्र राज्य गुजरात है। एक मौका आगे बढ़ने के पहले निखिल सेवानी, निखिल सेवानी, एक मिनट। अभय दुबे, एक मिनट। तो कभी अभय दुबे गुजरात में गुप्त मीटिंग क्यों, इस पर चर्चा चल रही है, उस पर मुझे जवाब लेने दीजिए। निखिल सेवानी, हार्दिक के आप साथी हैं, मैं आपसे पूछता हूं औपचारिक तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ मुलाकात क्यों की गई, हुई कि नहीं हुई? मैं तो बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी
विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहती, अलग अलग मुद्दे पे ही राजनीति करना चाहती है। गुजरात में पाटीदारों ने साथ छोड़ दिया है बीजेपी का, इसलिए अलग अलग मुद्दे लेके हार्दिक और पाटीदार को बदनाम करने का साजिश किया गया है। आज कोई दिल्ली जाता है, कोई बॉम्बे जाता हो और एयरपोर्ट पे कोई साथ में आ जाए तो बना देते कि उसकी गुप्त मीटिंग हुई। शायद आने वाले दिन में हार्दिक ने भी बोला है शाहनवाज से भी पाकिस्तान के पीएम है उसके साथ भी आएंगे। तो मतलब आप मान रहे हैं निखिल एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई रॉबर्ट वाड्रा के साथ, बोल रहे हैं किसान एयरपोर्ट पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ हार्दिक की मुलाकात हुई, आप मान रहे हैं निखिल? फिर सिर्फ निखिल आप मान रहे हैं? निखिल आप मान रहे हैं एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई? जिस ये पिछले उसने संकल्प पत्र जाहिर करना था तो उसने किस दिन संकल्प पत्र जाहिर किया? तो कि चुनाव के अगले दिन संकल्प पत्र जाहिर किया। क्यों? तो कि अभी तक ये सीढ़ी बनाने में ही लगे थे, अभी संकल्प पत्र बनाना। रॉबर्ट वाड्रा के घर पे मुलाकात नहीं हुई? सब सोशल होटल ताज में मुलाकात नहीं हुई? होटल ताज में मुलाकात नहीं हुई? रॉबर्ट वाड्रा के घर में मुलाकात नहीं हुई? ऐसा भी आएगा कि ये होटल ताज पे मैं मिला था राहुल गांधी जी से, मैंने कहीं हार्दिक को नहीं देखा था। और दूसरी बात, जब कोई होटल में ठहरने के लिए जाता है और वही होटल में राहुल गांधी रहते हैं तो उसमें मुलाकात ऐसा नहीं होता कि मुलाकात हो ही है। आज शायद मैं भी किसी फिल्म स्टार ठीक है, मैं जवाब लूंगा। चिराग मेरे साथ है, अश्विन मेरे साथ है, शेष नारायण सिंह मेरे साथ है, लेकिन वक्त निखिल माफी के साथ वक्त हेडलाइन का हो रहा है। चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा के दौरे शतक की बदौलत मोहाली वनडे में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 141 रन से हराया। फिक्की के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान बैंकों से बांटा गया अनाप शनाप कर्ज सबसे बड़ा घोटाला। मतदान से पहले मीडिया में राहुल के इंटरव्यू को आचार संहिता का उल्लंघन बता चुनाव आयोग से की शिकायत तो कांग्रेस ने भी किया पलटवार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लंबे विवाद के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अलग हुआ उसका दाहिना हाथ छोटा शकील। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज, शुद्ध खाइए स्वस्थ रहिए। भाई हम लोग जब जाते थे एयरपोर्ट में तो वीआईपी लॉन्ज में लिस्ट में क्या लिखा रहता था? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वो सब, और नीचे श्री रॉबर्ट वढेरा। तो भाई श्री रॉबर्ट वढेरा इतने कॉमन मैन थे क्या? परिवार के सदस्यों को आधार बनाकर बेबुनियाद तरीके से प्रतिशोध की आग में जलकर अगर भारत कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कुचेष्टा करेंगे तो प्रश्न तो खड़े किए जाएंगे। तो आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं कि क्या पाटीदार आरक्षण पर हार्दिक ने अपने पुराने सहयोगियों को धोखा दिया। जनता के जवाब आपके सामने है कि क्या कह रही है आवाम जो इस डिबेट को देख रही है। गुजरात चुनाव में गुप्त बैठक क्यों? ज्यादातर लोगों ने कहा 90% SMS आए हाँ में, 10% आए नहीं में। ट्विटर पोल पर भी 82% आए हाँ में, 18% आए नहीं में। यानी पाटीदार आरक्षण पर हार्दिक ने अपने पुराने सहयोगियों को धोखा दिया। ये हमारा डिबेट देखने वाले लोगों की राय आपके सामने है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास चलता हूं। चिराग मेरे साथ हैं। चिराग, ये क्यों ना माना जाए जो बात बार बार कह रहे हैं आपके विरोधी कि दिनेश बामनिया तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने इतने दिनों में, चाहे आप हो, चाहे वरुण हो, चाहे रेशमा हो, चाहे अब दिनेश हो, ये जानबूझकर हार्दिक को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के कैंपेन से घबराकर इस तरह की रणनीति अपनाई है। पहले तो मैं दिनेश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में उसका ज़मीर जाग गया है, क्योंकि हार्दिक के जितने पाप किए उसमें दिनेश भाई भागीदार थे। मगर चुनाव के अगले दिन उनकी आत्मा ने उनको पुकारा कि नहीं, समाज के सामने सच बात लानी चाहिए, तो दिनेश भाई ने जो सच बात लाए हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। दूसरी बात कि जब रॉबर्ट वाड्रा की जो बात आती है दोनों नेता मना कर रहे हैं। चिराग, कांग्रेस भी मना कर रही है और निखिल भी मना कर रहे हैं। उछल नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमारे भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो उछल कर कांग्रेस के और रॉबर्ट वाड्रा का बचाव कर रहे हैं।
उनको खाली एक जवाब देना है कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, मगर ये कांग्रेस की मजबूरी है। वाड्रा साहब नेहरू कुटुंब के दामाद है और पूरे देश की कांग्रेस के दामाद है, इसके दामाद के बचाव में पूरी कांग्रेस को आना पड़ रहा है। दोस्त मेरी बात, दोस्त आप जवाब मेरी मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैंने आपकी पूरी बात 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 सुनी, आप हमारी बात सुनिए। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, अरे भाई साहब मैं समझ सकता हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है, मुझे पता है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से आपको बहुत दर्द होता है, मुझे पता है, मालूम है आपके दामाद का नाम आने से आपको कष्ट होता है, मगर थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए मेरे, थोड़ा सुनिए, अगर आरक्षण मिलता है थोड़ा सुनिए। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने से आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप, मुझे पता है, मगर अभय जी मेरी बात सुनिए, अभय दुबे, गलत है, अभय दुबे, गलत है, मेरी बात सुनिए आप उनकी पहली बार बोल रहे हैं, आप सबसे अधिक बोल चुके हैं अभय जी। अभय जी, अभय जी लेट अदर स्पीक, हम समझ सकते हैं, अभय जी लेट अदर स्पीक, अभय दुबे प्लीज, अभय भाई सबको बोलने दीजिए ना, आप सबसे अधिक बोले अभय भाई, बीते 20 मिनट 30 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा अभय भाई, और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। प्लीज अभय भाई, आपको तकलीफ होती है, महसूस कर रहे हैं आप तकलीफ, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं आप, हमें पता है, हमारी बात तो सुनिए 20 सेकंड में, चिराग पूरा करिए। तो जब हार्दिक की जो बात है रॉबर्ट वाड्रा के मुलाकात थी, वो बात अलग वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्दिक ने जब ताज होटल में मुलाकात की तभी वो बोल रहा था कि मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, फिर वीडियो फुटेज सामने आने के बोला कि मैंने राहुल से मुलाकात नहीं, मैंने खाली उस कांग्रेस के आगे बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसलिए ये कांग्रेस की जो टेव है कि उसको के बोलते हैं कि झूठ बोलना आदत है कांग्रेस की, वो हार्दिक में आ गई है या फिर हार्दिक की आदत कांग्रेस को लग गई है, वो पता नहीं चल रहा। बाकी सब दोनों और हार्दिक ने निखिल जवाब दीजिए, हार्दिक को धोखा दिया, वो बात अलग है, मगर मैं आज आपके मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि हार्दिक ने हमें धोखा दिया, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हार्दिक ने पूरे पाटीदार समाज को धोखा दिया है, पूरे पाटीदार समाज को धोखा दिया है हार्दिक ने। सिर्फ वहां पे ठहरा हुआ था, आपने धोखा दिया है, उसने धोखा नहीं दिया, और धोखा दिया होता तो आज ऐसे पूरा पाटीदार समाज के साथ ने पूरे पाटीदार समाज को धोखा दिया है। और जब तक पाटीदार समाज की बात आंदोलन की, तब तक हम पाटीदार आंदोलन का हमने काम किया है, मगर जब से कांग्रेस की बी टीम बनकर जब से काम चालू किया है, चोरी छुप कर मुलाकातें चालू की है कांग्रेस का। और मैं वो भी बताना चाहिए, राहुल गांधी से मुलाकात हुई ना हुई वो अलग बात है, मगर कांग्रेस पार्टी का जो फाइनेंशियल रॉबर्ट वाड्रा जी करते हैं ना, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा जी से मुलाकात जरूर। यू मेड अ पॉइंट, आप दोनों चिराग और निखिल एक मिनट, चिराग और निखिल एक मिनट, चिराग और निखिल एक मिनट शांत रहिए। शेष नारायण जी और अश्विन, शेष जी एक क्विक कमेंट शेष जी का। शेष नारायण सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हार्दिक पटेल एक जाने या माने या ना माने, लेकिन हार्दिक पटेल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हार्दिक पटेल को डिसक्रेडिट करने को लेकर तरह तरह की कहानियां चुनाव प्रचार में सामने आई, लेकिन आज ठीक वोटिंग के 12 घंटे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या हार्दिक पटेल को नुकसान पहुंचा है या हार्दिक पटेल और बड़ा नेता बना है इन 1.5-2 महीनों में? मुझे लगता है कि पाटन की रैली और अहमदाबाद का उसका रोड शो के बाद हार्दिक पटेल इन लोगों के अलग होने के बाद भी, क्योंकि जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा बना है। अब सवाल यह है कि वो अगर कांग्रेस का एजेंट बन गया है तो उसकी राजनीति के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन लीडर तो बड़ा है वो, अब उसमें दो राय नहीं। चाहे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब एक वरुण पटेल साहब से याद है वो मोदी जी को कितना खतरनाक आदमी कहा करते थे, और बाद में वो अब उनके सुना प्रवक्ता हो गए हैं। तो देखिए साहब, जो मूवमेंट होता है, हमने तो बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, जयप्रकाश जी का भी देखा, इसी गुजरात से शुरू हुआ था, तो उसमें जो काम होता है, लेकिन अब उसमें कई बार रास्ता भटक जाता है। जयप्रकाश ने आंदोलन का कॉल क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति की यही लालू वालू जो लोग लूट में सारे मतलब पैसा लूटते रहे, वही लोग तो उसमें जाके पैदा हुए। तो वो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें रास्ता भटकने के चांस रहते हैं। शेष जी, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, जो भी थोड़ी बहुत लोगों से मुलाकातें हुई हैं,
ऐसा नहीं है कि पूरा पटेल समाज जो है वो एक साथ हार्दिक के साथ खड़ा हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा पटेल समाज हार्दिक से नाराज है, हार्दिक से खुश भी है। पटेल समाज जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, अश्विन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें डेंट तो मार दिया है हार्दिक ने, और आप इस डेंट की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स खराब नहीं हुए हैं? इसमें हार्दिक बीजेपी को क्या कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ेगा इस बार? अश्विन देखिए, पहली बात अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई। ये निखिल सवानी साथ में था उस टाइम, और जब पहली मुलाकात आज से 1.5 साल पहले हुई थी तब वहाँ से जितनी जो ऑफर आई थी, देखिए इस ऑफर में मैं भी साथ में था लेकिन मैं उसमें कन्विंस नहीं हुआ था। ये निखिल के जो प्रॉपर्टी 2 साल में जो बढ़ी है और वही सारी व्यवस्था वहीं से थी, और उसके लिए हमारे समाज के एक आगेवान है धार्मिक संस्था के, उस आगेवान को सारी वहां से फंडिंग की डाइवर्जन वहां दी गई थी। कोई भी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी मेरे नाम कोई भी नहीं है। वो मेरी बात सुन निखिल, निखिल तू क्या था, और जब तू मेरे साथ था तो क्या था, उसमें मुझे ज्यादा मत दिखा। तेरे सारे चिट्टे है ना, काले चिट्टे 2 मिनट लगेंगे मुझे खोलने में निखिल। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तुझे ओपन करने में मेरे पास कोई 2 मिनट में पूरा खुला हो जाएगा। लेकिन पहली बात यह स्वीकार कि तू ही ये पूरी गंदगी की जड़ तू है। तू हार्दिक को लेके आया था, और उसके बाद जब वाड्रा को मिलने गए और वहां पे जो मीटिंग हुई हार्दिक के साथ, उसके 2 सहयोगी भी थे, उस डेट के साथ उसकी कॉल ट्रेसिंग में जो मिडलमैन था, वो मिडलमैन के सारे कॉल डिटेल मिलाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे भी कॉल किया गया था। उसके बाद वाड्रा का जो पीए था उससे बात हुई थी, जो मिडलमैन था वो, और उसमें जो सामाजिक अग्रणी थे हमारे धार्मिक संस्था के, वो भी साथ में थे। नाम बताइए ना। देखिए अश्विन, मिडिलमैन कौन था? नाम बताइए। किसी का नाम बताने से डर रहे हैं आप? देखिए, धार्मिक संस्था के प्रमुख है हमारा। देखिए, उसको जाहिर में अगर समाज के प्लेटफॉर्म पे जब भी प्रूफ चाहिए, मैं नाम नंबर के साथ उसको देने के लिए समाज के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक धार्मिक दे दो ना। देखिए, लेकिन सारी ये जो सारी भाई ऐसे गलत आरोप लगाना, देखिए ये सब लोग एक साथ थे, ये सब लोग एक साथ थे। ये देखिए तस्वीर आज की अभी दुनिया को तस्वीर है, ये हार्दिक के साथ ही रहे, निखिल जो आप सब अलग अलग हैं, सब एक ही भाषा में बातें कर रहे हैं। चिराग खुलकर बीजेपी के साथ आ गए, नरेश पटेल ने, निखिल खुलकर हार्दिक के साथ है, अश्विन सवाल खड़े कर रहे हैं निखिल के ऊपर। ये इस पाटीदार समाज का जो आंदोलन शुरू हुआ 3 साल पहले, उसकी ये तस्वीर होगी, किसी ने सोचा नहीं। हार्दिक के साथ के 9 लोग उसका साथ छोड़ के चले गए, और ये 9 लोग में से 6 लोग बीजेपी के साथ हैं, 1 या 2 लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। दिनेश बाबरिया ने तय नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में अभय दुबे क्या पूरा पटेल समाज साथ रहेगा? कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेगा? क्योंकि हार्दिक तो अपनी रैली में यह भी कह रहे हैं कि 22 में कांग्रेस को हरा देना, अगर वो नहीं माने तो। वो कांग्रेस की अभी भी अपने को जूते की नोक पर रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को। सही बात है, जरूर से ही कांग्रेस को जिताने का प्लान था, और उसी बात की मीटिंग थी रॉबर्ट वाड्रा से। देखिए, मेरी मान्यता बिल्कुल साफ है। मैं अश्विन से 2-3 प्रश्नों के बाद अपना वक्तव्य देता हूं। कहीं पे भी क्या अश्विन पाटीदार समाज के बच्चों के सीनों में गोलियां नहीं उतारी गई? क्या ये बताओ कि पाटीदार समाज के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? मैं तो ये मानता हूँ कोई भी ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। मार्गदर्शन से हो रही जो सरकार की कांग्रेस मिली भगत से हमारे 14 कंधे पर हुए हैं, कंधे पर बंदूक रखी है, पाटीदार समाज और समुदाय के बच्चों के सीने में गोलियां उतार दे, थानों में बुलाकर गोलियां मार दे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी ऐसी सत्ता विरोध में थे। करने की हमने वादा किया है कि पाटीदार ऐसे वादे है ना, यही दिनेश बाबरिया जिस पे राजद्रोह का मुकदमा लगा, जो कांग्रेस के साथ तमाम आरक्षण की मीटिंगों में कपिल सिब्बल के साथ बैठा, वो नाराज है आज कि कांग्रेस ने कोई वादा नहीं किया और हार्दिक ने अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके आगे। इसलिए दिनेश बामनिया अभी किसी पार्टी में नहीं है। दिनेश बामनिया लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक सबका कमिटमेंट है कि हम रिजर्वेशन देंगे आते ही। बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए,
हमने कभी भी, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या जनता से जो वादा किया है उसकी प्रतिपूर्ति की है। हम प्रामाणिक रूप से आपके सामने तथ्य रखते हैं। अच्छा, आज आप पाटीदारों को दे रहे हैं, कल आप जाटों को देंगे, परसों मराठों को देंगे और देश को आरक्षण की जद में मान देंगे। आरक्षण को रिव्यू करने की बजाय आरक्षण और बढ़ा देंगे और SC ST OBC जो जरूरी तबका है, जिसका ये हक बनता है, उसका हक छीन लेंगे आप इन बड़े तबकों को देकर। ये माना जाए अभय दुबे? कहां छीनेंगे? मैंने कहा 69%, देखिए मैंने कहा पहले कि 69% तमिलनाडु में है। हम किसी का हक छीनने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बराबरी का हक और दर्जा। अरे जनाब, 69% जब आप रिजर्वेशन देते हैं तो 31% लोग ही जनरल कैटेगरी के बसते हैं। हिंदुस्तान के आवाम का क्या रुख है? हिंदुस्तान की जनता किस तरीके से बटी हुई है? क्या 31% में बाकी लोगों को मिलेगा नौकरी या कुछ भी काम? देखिए, सवाल ये उठ रहा है, आरक्षण पर 10 साल में रिव्यू करने की बात थी, एक बार भी रिव्यू किया गया बीते 70 सालों में? क्यों नहीं रिव्यू हुआ? सुमित जी, विश्व का कोई भी समाज अपने पिछड़ों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा पाटीदार समाज ने कि मैं वही कह रहा हूं कि जो पीछे के लोग हैं उनको पीछे छोड़ने की तैयारी की जा रही है इस आरक्षण के झुंझुने के जरिए। आरक्षण जिनको नहीं मिलना चाहिए, जो लोग आरक्षण का लाभ ले लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों का आरक्षण कांग्रेस पार्टी क्यों? कांग्रेस को डर लगता है कि जो आरक्षण को ले लेकर 4-4, 5-5 पीढ़ी से फायदा उठा आ रहे हैं, उन लोगों के आरक्षण को रिव्यू करने की कोशिश किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्यों नहीं है? क्यों इस मामले को तमाम राजनीतिक पार्टियां कारपेट के अंदर डाल देती है सिर्फ वोट के लिए? चुनाव होना है कल सुबह 8 बजे से। मेरी ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार ही कवरेज जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मेरे सारे चिट्टे हैं ना, काले चिट्टे 2 मिनट लगेंगे मुझे खोलने में। निखिल, मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तुझे ओपन करने में मेरे पास कोई 2 मिनट में पूरा खुला हो जाएगा। लेकिन पहली बात ये स्वीकार कि तू ही ये पूरी गंदगी की जड़ तू है। तू हार्दिक को लेके आया था और उसके बाद जब वाड्रा को मिलने गए और वहाँ पे जो मीटिंग हुई हार्दिक के साथ, उसके 2 सहयोगी भी थे। उस डेट के साथ उसकी कॉल ट्रेसिंग में जो मिडल मैन था, वो मिडल मैन के सारे कॉल डिटेल मिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे भी कॉल किया गया था। उसके बाद वाड्रा का जो PA था उससे बात हुई थी, जो मिडल मैन था वो, और उसमें जो सामाजिक अग्रणी थे हमारे साथ धार्मिक संस्था के, वो भी साथ में थे। नाम बताइए ना। गुजरात चुनाव में गुप्त मीटिंग क्यों, इस पर डिबेट चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इन्हीं चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने दिया है। जी हां, इस वक्त नोटिस की कॉपी मेरे साथ है, मेरे फोन पे है, व्हाट्सएप पे मुझे बढ़ाई गई है। आज राहुल गांधी ने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसको आचार संहिता का उल्लंघन क्यों ना माना जाए, क्योंकि कल प्रचार खत्म हो चुका था। प्रचार के दौरान आपके बाद आप जब शांत पीरियड होता है तब आप किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते, कोई प्रचार सामग्री जारी नहीं हो सकती है। उस परिस्थिति में इस इंटरव्यू के बहाने राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने पूछा है कि 18 तारीख को शाम 5 बजे तक आप चुनाव आयोग को जवाब दें कि आपने ये हरकत क्यों की, ये इसको उल्लंघन माना जाए या ना माना जाए। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई करने के लिए हमारा आयोग स्वतंत्र होगा। इसी बात पर एक क्विक कमेंट देना चाहूंगा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब इसका क्या होगा आगे? अब देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को समय समय पे तार तार करती रही हैं, चाहे न्यायपालिका का विषय हो या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाने का विषय हो या किसी भी प्रकार की मर्यादा को छोड़ना हो, तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो कुछ हमारा स्टैंड था, एक प्रकार से वो स्टैंड विंडिकेटेड हो रहा है। अभय दुबे, क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित जी, देखिए, इरादतन जो कुचेष्टा होती है उसका प्रमाण यह होता है कि जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे
तब वो चिन्ह लेकर गए उस सीमा में और चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव गुजरात में है तो टेलीविजन पर कांग्रेस को खूब क्रिटिसाइज किया, ये कहकर कि कांग्रेस के समय में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ गया। एक 10 सेकंड में मैं आपको बताता हूं, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उसका हमारी सरकार के समय 1,55,890 करोड़ रुपए एनपीए था, जो ग्रॉस एनपीए रेशो था वो 3.84, और आज वो 3 सालों में बढ़कर 2.5 लाख और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगती है। और जनता के लिए आखिरी 48 घंटे छोड़े जाते हैं कि अपने विवेक से बगैर किसी बहकावे शोर शराबे के बीच आए मतदाता ये तय कर सके कि वो किसकी बात माने, किस कैंडिडेट को वोट दे। नहीं जनाब, शेष जी सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शेष जी किस प्रकार से बात कर रहे हैं? शेष जी, क्या राहुल गांधी इस वायलेशन में पकड़े जाएंगे? क्योंकि आज उन्होंने कुछ गुजराती के इंटरव्यू चैनल को इंटरव्यू दिए हैं, दिल्ली में दिए हैं, और गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत हुई है उन इंटरव्यूज में। शेष जी, आरपीए एक्ट में, जनप्रतिनिधित्व कानून में 126 है एक सेक्शन, उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन उसमें कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अब तक इस तरह के किसी मामले में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मतलब पूरा इस तरह से लेट प्रचार के टाइम के बियॉन्ड प्रचार करने में, और इसमें तमाम लोगों को नोटिस देते रहे। क्या राहुल गांधी के प्रचार के तरीके से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, जो शिकायत की चुनाव आयोग में इस चीज की? नहीं, मुझे लगता है कि परेशान नहीं है। वो तो सारी पार्टियां एक दूसरे की जो गलतियां होती हैं उसको पॉइंट आउट करती हैं, वो तो विद इन द रूल्स है। अब वो गए थे अभी 9:15 बजे, वो भी जा रहे हैं, जवाब देने जा रहे हैं। इनके बीजेपी वाले भी, हम लोगों को एसएमएस आ गया है कि वो श्री अशोक गहलोत की लीडरशिप में जा रही है डेलीगेशन, वो उनसे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को आप आज इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो सफाई तो उनको देना ही पड़ेगा। और 126 में प्रोविजन इस वक्त फ्रेंकली मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है, पेनल प्रोविजन है वो एक्चुअली, तो जो भी होगा 4 का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये साफ कहता है कि आप इस तरह का कोई भी प्रचार नहीं कर सकते किसी भी माध्यम से, ना रैली के जरिए, ना रेडियो के जरिए, ना टीवी के जरिए, ना इंटरनेट के जरिए। उसके बावजूद भी इस तरह के इंटरव्यूज दिए गए। मैं एक क्विक कमेंट चाहूंगा, ये गाइडलाइन है कि पेनल प्रोविजन है, ये जरा देख लीजिए जनता पार्टी ने फोन करके इंटरव्यू रुकवाए। जी सुमित, ये गाइडलाइन है कि पेनल प्रोविजन है? अभिभूत था इंटरव्यू राहुल जी के विचार। नहीं, ऐलानिया वो तो गड़बड़ है ही है भाई। राहुल गांधी को प्रचार नहीं करना चाहिए था, वो प्रोविजन उनको, वो 126 का प्रोविजन है, अगर उन्होंने प्रचार किया है तो दोषी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें सजा क्या है, केवल गाइडलाइन है कि उनको उस पर कोई पेनाल्टी भी होगी, ये जानने के बाद। एफआईआर होती है, एफआईआर करवाने का आदेश चुनाव आयोग दे सकता है, लेकिन चुनाव आचार संहिता, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ पूरी भी हो जाती है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आप मुझे समझाइए, अगर राहुल गांधी जो बातें लगातार 1.5 महीने से बोल रहे थे, एक दिन और बोल देते हैं इंटरव्यू में, तो बीजेपी में पैनिक क्यों होता है? क्यों बीजेपी की तरफ से औपचारिक शिकायत की जाती है? नहीं, देखिए, अगर चुनाव में यह व्यवस्था बनाई गई है कि 48 घंटे के बाद जब समय रह जाएगा तो कोई प्रचार नहीं करेगा, तो सोच विचार कर बनाई गई है ताकि मतदाताओं को अपना समय दिया जाए सोचने का। अब यह भी प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी जी ने यही समय क्यों चुना, और इस चुनने के पीछे कोई डिजाइन तो नहीं थी। जिस प्रकार का आजकल बहुत सारा प्रचलन चलता है कि प्रायोजित करके न्यूज दी जाती है, या उसके पीछे कोई और कारण होते हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप होती है या कुछ ऐसा होता है, यही समय क्यों चुना गया? इसलिए सवाल तो यह है, जो संवैधानिक अनुसार संवेदनशील समय है, जो प्रोहिबिटेड समय है, जो वर्जित समय है, उसी में आप कर रहे हैं और एक साथ सारी जगहों पे कर रहे हैं, तो मेरे विचार से इसको दूसरे गंभीर नजरिए से भी देखना चाहिए, जिस ढंग से चुनाव आयोग अन्य प्रकार की न्यूज आइटम्स को एनालाइज करता है, उस दृष्टि से भी। अभय दुबे जवाब दीजिए, अभय दुबे जवाब दीजिए। अभय दुबे, देखिए सुमित जी, आज हम जब डिबेट कर रहे हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों मौजूद हैं।
गुजरात चुनाव पर डिबेट है, तो क्या ये उस वायलेशन के दायरे में आएगा? मेरी जो सूचना है प्राथमिक रूप से अनऑफिशियली डिबेट नहीं आता है, देखा गया है, डिबेट नहीं आता। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, कह रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास भी है। सुमित जी, डिबेट नहीं आता है क्योंकि इसमें दोनों पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, एक दूसरे की बात को काउंटर करने के लिए। इंटरव्यू अलग बात होती है, विज्ञापन अलग बात होती है, चुनाव प्रचार की रैलियां अलग बात होती है। इसीलिए तमाम रेडियो पर, अखबारों में, टीवी पर इंटरव्यू नहीं होते हैं, उनके पार्टियों के विज्ञापन भी रोक दिए जाते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, उसका कोई वायलेशन राहुल गांधी जी ने नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने उस सेक्शन का कोई वायलेशन नहीं किया है। एंड ऑफ द डे हम लोग निष्पक्ष रूप चुनाव आयोग है और वो इस बात पर खुद भी कन्विंस होगा जब हम अपना जवाब रखेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल चुनाव आयोग पे भरोसा है आपको? उठाए वो बहुत चुनाव आयोग पे भरोसा है आपको? क्यों भारतीय क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और बिल्कुल, अरे संवैधानिक संस्था है, हमको पूरा भरोसा है और हमने कोई वायलेशन नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि इरादतन वायलेशन करे प्रचार पाने के लिए। राहुल जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दों को रखा है और उन्होंने कहा है कि ये जितना मेरे खिलाफ अब प्रचार करेंगे मेरा, मैं उतनी सीख उससे लेता हूं। और राहुल गांधी जी ने सकारात्मक राजनीति की बात की। चिराग कुछ बोल रहे हैं, चिराग पटेल के बारे में, चिराग पटेल के बारे में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो यहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और आपने अभी बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला कि राहुल गांधी का जो इंटरव्यू चल रहा था बहुत प्रभावशाली चल रहा था। हमें तो हंसी आती है कि प्रभावशाली इंटरव्यू कैसे हो सकता है। आज तक उनका एक भाषण प्रभावशाली नहीं रहा और प्रभावशाली इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। आपको कुछ फायदा नहीं होगा, जो जनता तय करेगी क्या करना है क्या नहीं। प्रभावशाली की बात आप मत कीजिए। ये तो एक अधिकारी की प्रक्रिया का हिस्सा है जनाब। लेकिन अगर कांग्रेस जनाब निखिल सवानी, चिराग पटेल, अश्विन पटेल, अभय दुबे, सुधांशु त्रिवेदी और शेष नारायण सिंह, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और शेष जी को छोड़ के पांचों लोगों से अपील करूंगा कि आखिरी 11-12 घंटे बचे हैं जब दूसरे चरण के मतदान के लिए 93 सीटों पर वोटिंग का काम शुरू होना है, जिसमें अहमदाबाद शहर भी है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं। कृपया करके इस चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई नोटिस किसी को हुआ है तो वो एक आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रोटोकॉल का हिस्सा है, उस पर तो कम से कम राजनीति मत करिए। कांग्रेस का जवाब दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के जवाब के बाद जो चुनाव आयोग को ठीक करेगा वो चुनाव आयोग वैसा करेगा। इतना वक्त तो हमको देना चाहिए ना किसी को भी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हार्दिक पटेल ने इस चुनावों में अपनी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाया या घटाया? हार्दिक के अपने साथी उसके साथ जो थे शुरू में वो अब क्यों नहीं है? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं या हार्दिक के बीच में आपस में इन तमाम दोस्तों में दरार को किसी और पैसे को लेकर खड़ी हो गई है? इन तमाम मुद्दों पर कल सुबह मतदान होगा, आप जरूर हिस्सा लीजिएगा अगर आपके इलाके में वोटिंग है। इस अपील के साथ आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। कल सुबह 7 बजे से लगातार लाइव कवरेज आप देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए।